पुष्प के रंग की अगर हम बात करेंगे तो पुष्प का रंग या तो बैंगनी होगा या सफेद होगा, बैंगनी या सफेद। क्लियर है बात। अब दूसरे की अगर हम बात करेंगे, फली का रूप की बात करें, फली, ठीक है, फली या तो फूली हुई होगी या सिकुड़ी हुई होगी। फूली हुई होने का मतलब है इनफ्लेटेड, ठीक है, या तो वो फूली हुई होगी या तो वो संकीर्ण होगी, सिकुड़ी हुई होगी। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फली के रंग की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम फली के रंग की बात करते हैं, या तो फली का रंग हरा होगा या पीला होगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे बीज की आकृति। बीज की आकृति, बीज या तो गोल होगा या तो झुर्रीदार होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक और बचा है। 7 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए थे और वो है बीजों का रंग। ध्यान दें, बीजों का रंग या तो पीला होगा या तो हरा होगा। ये है प्रभावी और ये है अप्रभावी। क्लियर है। ये है, सॉरी, देखो यहां तक बात समझ में आ रही है। क्लियर है। तने की लंबाई, अगर लंबापन है तो वो प्रभावी और बोना है तो अप्रभावी। पुष्प की स्थिति अक्षीय, अग्रस्त, बैंगनी, इस तालिका में से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पुष्प के रंग में से कौन सा रंग प्रभावी और कौन सा रंग अप्रभावी था, डोमिनेंट और रिसेसिव कौन सा था, ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए। इसे हम बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं हम करेक्टर। ठीक है, तने की लंबाई एक करेक्टर है, पुष्प की स्थिति एक करेक्टर है, पुष्प का रंग एक करेक्टर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, करेक्टर हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रेट है। ध्यान रखेंगे, इसे हम चरित्र कह सकते हैं और इन्हें हम लक्षण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे तुम्हें समझ में आएगा कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो एक लक्षण ये लंबा, एक लक्षण ये पुष्प की स्थिति, एक लक्षण ये पुष्प का रंग, एक लक्षण ये फली का रूप। समझ में आ रही है बात। और ये क्या है, ये है उसके ट्रेट। ठीक है, तो मटर के पौधे का एक लक्षण क्या है, लंबापन। ठीक है, या हाइट या लंबाई, लंबाई। ठीक है, वो लंबाई कम हो या वो लंबाई ज्यादा हो, इन चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रही है। एक चीज और ध्यान रखेंगे इस टेबल के अलावा कि मेंडल जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो मेंडल के दिमाग में एक बात थी कि ये सारे के सारे लक्षण, ये सारे के सारे ट्रेट, ये सारे के सारे लक्षण, मान लो तने की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का रूप, फली के रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, ये सारे के सारे कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं, गुणसूत्रों पर होते हैं। समझ पा रहे हैं, ये बात तो समझ रहे हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं, क्रोमेटिन जाल जब छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, ठीक है, और वो छोटा छोटा खंड क्रोमोसोम कहलाता है। क्लियर है। अब क्रोमोसोम में भी क्या पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए की इकाई को हम क्या बोलते हैं, जीन। तो उन्हें ऐसा पता था, या वो ऐसा सोचते थे कि ये जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, अर्थात उनके अनुसार
ये एक गुण एक क्रोमोसोम पर, ये एक क्रोमोसोम पर, ये एक क्रोमोसोम पर, ये एक कहने का मतलब है ये 7 कैरेक्टर 7 क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे लिंकेज। ब्लिस्ट एक साइंटिस्ट बताए जाते हैं, उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सारे के सारे कैरेक्टर 7 क्रोमोसोम पर नहीं होते हैं। ठीक है, ये कुछ क्रोमोसोम पर होते हैं। ध्यान देंगे, जैसे फूलों का रंग देखो जरा, फूल का रंग कहां दिखाया गया है? पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद। ये जो होगा ये होगा गुणसूत्र नंबर या क्रोमोसोम नंबर 1 पर। समझ रहे हैं? क्लियर है? उसके अलावा फूलों की स्थिति देखो, पुष्प की स्थिति अक्षीय हो या टर्मिनल हो, ये पाया जाता है चौथे गुणसूत्र पर, क्रोमोसोम नंबर 4 पर। क्लियर है? उसके अलावा तने की लंबाई या तो लंबा होगा या बोना होगा। क्लियर है? और ये कौन से क्रोमोसोम पर पाई जाती है? 4th क्रोमोसोम पर। ठीक है, अब फली का रूप अर्थात जो फली है, ठीक है, वो फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है, तो वो भी कौन से लक्षण पर पाया जाएगा? कौन से क्रोमोसोम पर पाया जाएगा? चौथे नंबर पर। ठीक है, फली की आकृति या तो फूली हुई होगी या तो सिकुड़ी हुई होगी। क्लियर है? फली का रंग, ठीक है, जो फली है उसका रंग या तो हरा होगा या ग्रीन येलो होगा, और ये कौन से क्रोमोसोम पर होगा? 5वें पर। उसके अलावा बीज की आकृति, बीज की आकृति या तो गोल होगी या झुर्रीदार होगी, ये पाया जाएगा 7वें क्रोमोसोम पर। ठीक है, और बीजों का रंग या तो पीला होगा या तो हरा होगा, और ये पाया जाएगा क्रोमोसोम नंबर 1 पर। तो जरा मुझे बताओ टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हो रहे हैं? देखो 4 4 4, तो ये तो चौथे नंबर का क्रोमोसोम है। उस पर कितने लक्षण हैं? फली का रूप, पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई। ये तीनों चीजें, ये दोनों और ये तो चौथे नंबर के क्रोमोसोम पर हैं, ये तीनों कैरेक्टर। क्लियर है? उसके अलावा हम बात करने लगे, एक तो पुष्प का रंग और बीजों का रंग। क्लियर है? ये दोनों ही देख लो कौन से क्रोमोसोम नंबर पर होंगे? 1 क्रोमोसोम पर। उसके अलावा हम बात करने लगे फली का रंग, ये 5वें क्रोमोसोम पर, और बीज की आकृति ये होगा 7वें नंबर पर। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? केवल 1 2 3 और 4। देख लो 1 2 3 और 1 4, अर्थात ये 7 कैरेक्टर मटर के कितने गुणसूत्रों पर थे? 4 पर। ठीक है, कौन कौन से थे? पहला, चौथा, 5वां, 7वां, इन क्रोमोसोम पर। ये बात हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? चल, यहां तक सबको समझ में आ रही है? इन्हें क्या बोलते हैं हम? कैरेक्टर। इन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्रेट। ठीक है, इसे हम चरित्र भी कह सकते हैं और इसे हम लक्षण कह सकते हैं। ठीक है, तो बताओ कितने लक्षण लिए थे उन्होंने? 7 जोड़ी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, तो जोड़ी वाली बात आ गई। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चल, ये क्रोमोसोम वाली बात भी ध्यान रखना। ठीक है, अब हम कुछ शब्दावली या टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात करेंगे हम जो उस दिन पता थे वो तो लगभग हमें पता ही है। ठीक है, कुछ नए टर्म की बात करेंगे। जैसे एक लाइन ये आई थी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए हमेशा शुद्ध नस्ली पौधों को चुना। ठीक है, शुद्ध नस्ली पौधों को चुना। तो देखो शुद्ध नस्ली का मतलब है प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग।
अब प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या है? मान लो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए ऐसे लंबे पौधे को चुना, ठीक है, और इधर इसे बौने पौधे को चुना, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, क्लियर है? शुद्ध का मतलब क्या है कि जब दोनों जीन सेम हो, सॉरी ये और ये, ठीक है, ये दोनों एलील क्या हो, सेम हो। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ध्यान देंगे, वो बोलता था कि केवल प्योर लाइन का मतलब समझे हम। प्योर लाइन किसे बोल रहे हैं, शुद्ध नस्ली किसे समझ रहे हैं? ये तो एक है। शुद्ध नस्ली का मतलब क्या है कि इसकी और भी जो ब्रीड है और जो नस्लें हैं वो भी सारी की सारी शुद्ध थी, अर्थात इसके जो पेरेंट होंगे वो भी क्या होंगे, ऐसे जीनोटाइप वाले होंगे, इसके भी पेरेंट कैसे होंगे, ऐसे ही जीन वाले होंगे, इसके भी पेरेंट ऐसे ही जीन वाले होंगे। अर्थात जब कोई जीव या कोई भी प्लांट के पेरेंट लगभग 4 या 5 पीढ़ियों तक उसी जीनोटाइप के हों, तो उसे हम बोलते हैं प्योर लाइन, शुद्ध नस्ली पौधा। क्लियर है? तो शुद्ध नस्ली पौधा ध्यान देंगे कितने साल, कम से कम 5 साल। अगर उसकी 5 जनरेशन कैसी हैं, शुद्ध हैं, या वो समान जीनोटाइप वाली हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्योर लाइन। ये बात समझ रहे हैं? ऐसे ही बताओ, अगर ये भी प्योर लाइन पौधा है तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अर्थात इसके जो पेरेंट होंगे उनका भी जीनोटाइप ये, इसके भी जो पेरेंट होंगे इसका भी जीनोटाइप ये, इसका भी ये, इसका भी ये। तो शुद्ध नस्लीय प्योर लाइन का मतलब क्या है कि जब पेरेंट भी, जो हमने जीव लिया है, पौधा लिया है, उसके पेरेंट भी, फिर उसके पेरेंट, फिर उसके पेरेंट, अर्थात 5 पीढ़ियों तक वो सेम जीनोटाइप के हों, तो उसे हम बोलते हैं प्योर लाइन। ठीक है, अब हम इससे अगला टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।